बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 100 के लेक्चर नंबर 4 जनरल मैथमेटिक्स का ये लेक्चर है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये डेफिशिएंसी कोर्स है। तो आप अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं और लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। तो आपका काम ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इसको। तो अब हम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैथमेटिक्स का फंक्शन जो होते हैं हमारे, जो कि कैलकुलस में, रियल एनालिसिस में और तकरीबन मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में फंक्शंस का जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो हम उनकी तरफ जाएंगे, अब फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फंक्शंस को पढ़ने से पहले रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं वो एक स्पेशल किस्म के रिलेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशंस को स्टडी करेंगे कि रिलेशंस हमारे पास क्या होते हैं। तो रिलेशन, जैसा कि आपने नाम से आपको पता चल रहा है कि रिलेशन कि किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक, जैसे कि आपका और मेरा उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक है, आपका और आपके वालिद का बेटे और वालिद का ताल्लुक है। इसी तरह जो है वो सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान भी ताल्लुक होता है। ठीक है, दो सेट्स अगर हैं आपके पास ए और बी, तो उनके एलिमेंट्स के दरमियान भी कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे अब। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, दो सेट्स होंगे, देन अ रिलेशन आर फ्राम ए टू बी इज़ एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो जो आपका रिलेशन होगा जो कि ए से बी तक होगा, यानी कि रिलेशन अगर दो सेट्स ए और बी हैं तो आपका रिलेशन भी कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से बी तक होगा। तो रिलेशन आर जो होगा वो कोई सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कोई भी रिलेशन जो हम ए से बी तक डिफाइन करेंगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जिसको हम बोलते हैं उसका कोई ना कोई सबसेट होगा। तो इसको हम फिर इस तरह भी बोल सकते हैं कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, ठीक है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। तो इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आर है रिलेशन, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। अब हम देखेंगे कि और इसमें रिलेशन में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिस तरह के एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। आपने याद रखना है कि जो रिलेशन में एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल के होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल किस तरह की होती है, ए कोमा बी। ए कोमा बी का क्या मतलब है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये सेट ए से पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। अब मैं आपको ये कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह कैलकुलेट करना है। तो अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन आर में मौजूद हैं तो हम बोलेंगे कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, यानी ए का बी के साथ ताल्लुक है। ठीक है, तो अब मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो है वो कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो अगर हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3 और बी सेट है ए बी सी, तो देन ए क्रॉस बी, अब हम इसका किस तरह फाइंड करेंगे, पहले ये वाला 1 जो होगा वो सारे एलिमेंट्स के साथ बी के साथ रिलेट होगा। 1 एलिमेंट ए बी सी सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेट होगा। तो देखेंगे 1 को ए के साथ रिलेट किया 1 कोमा ए, 1 को बी के साथ किया तो 1 कोमा बी, 1 को सी के साथ किया तो 1 कोमा सी। अब 2 की बारी आ जाएगी, 2 ए के साथ बी के साथ सी के साथ, ये देखें 2 ए 2 बी 2 सी। फिर 3 की बारी, 3 ए के साथ बी के साथ सी के साथ, तो 3 ए 3 बी 3 सी। तो ये हमारा एक ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, ए क्रॉस बी बन गया ए और बी का। ठीक है, तो अब हम अगर इसमें से कोई भी सबसेट ले लें, इसमें से अगर हम कोई भी सबसेट ले लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। अब देखेंगे फर्ज करें हमने ये वाले दो ऑर्डर्ड पेयर लेकर उसको एक सेट बना लिया तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, इसको हमने R1 बोल दिया। अब R2 की बात करें तो 2B 3A, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, 2 ले लें 3 ले लें 4 ले लें, सारे का सारा ले लें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये कोई पाबंदी नहीं होती, आप चाहे सारे ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन में ले लें, चाहे एक ले लें, चाहे 3 ले लें, 4 ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं, यहाँ पे भी 2 लिए हैं। अगर आप कोई भी
ऑर्डर्ड पेयर नहीं लेंगे तो वो भी एक रिलेशन होगा, क्योंकि वो खाली सेट होगा, ठीक है। खाली खाली एम्प्टी रिलेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपने ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिया और एक रिलेशन है तो वो एम्प्टी रिलेशन उसको हम बोल देंगे। अब कुछ टाइप्स हैं रिलेशन की। सबसे पहली टाइप है वन टू वन रिलेशन। वन टू वन रिलेशन में क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। फर्ज करें कि अगर हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो वन टू वन रिलेशन में क्या होगा कि ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से ही मैप करेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि ये एक ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, तो 1 2 आ गया। बी सेट में ए और बी है, तो 1 अगर ए के साथ और 2 बी के साथ अगर रिलेट होगा, यानी एक एलिमेंट एक के साथ दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तो इसको हम वन टू वन रिलेशन बोलेंगे, यानी एक एलिमेंट एक के साथ मैप कर रहा है। तो देखें फिर इसका फिर रिलेशन क्या बनेगा, फिर रिलेशन बनेगा 1 ए, यानी 1 ए 2 बी। तो ये देख लें, ये इसका रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। 1 ए 2 बी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप है वन टू मैनी रिलेशन। अब वन टू मैनी रिलेशन का क्या मतलब है कि पहला सेट जो होगा उसका एक एलिमेंट होगा, यानी ए सेट का एक एलिमेंट होगा, और जिस पे वो मैप करेगा जाके वो ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, यानी बी सेट के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा, इसीलिए इसको वन टू मैनी। वन अगर पहले नंबर पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ए सेट का पहला एलिमेंट पहले सेट का एक एलिमेंट होगा और दूसरे सेट के ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। अगर पहले 1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि पहले सेट का एक एलिमेंट होगा और दूसरे सेट के ज़्यादा एलिमेंट्स पर वो मैप कर रहा होगा। तो इसको हम देखते हैं कि 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए का एक एलिमेंट क्या करेगा, वो बी सेट के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर मैप होगा। तो देखें ये 1 है, ठीक है, वही सेट हमने ले लिया, ए सेट ए भी ले लिया, 1 2 ले लिया, बी सेट हमने ए भी ले लिया। तो 1 जो है वो ए पे भी मैप हो रहा है और 1 बी पे भी मैप हो रहा है। तो ये देखें आर जो है, फिर यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, 1 का ए के साथ भी रिलेशन है, ये देखें, और 1 का बी के साथ, और ये 1 बी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैनी टू वन रिलेशन। अब मैनी पहले नंबर पे है, तो इसका मतलब है कि पहले सेट के ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और दूसरे सेट का एक एलिमेंट होगा, मैनी टू वन रिलेशन। तो देखेंगे 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, पहले सेट के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे सेट ए के, और सेट बी का जो है वो एक एलिमेंट होगा। तो देखें कि अगर हमारे पास ए सेट 1 2, बी सेट ए बी, तो ए का जो 1 है वो भी ए पे जा रहा है, 2 का जो ए 2 है वो भी ए पे जा रहा है। तो ये देखें 1 भी ए पे तो 1 ए, 2 भी ए पे तो 2 ए। तो ये हमारा क्या होगा, मैनी टू वन रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैनी टू मैनी रिलेशन, यानी कि ए सेट के भी एक से ज़्यादा एलिमेंट दूसरे सेट पे मैप हो रहे हैं और बी सेट के भी एक से ज़्यादा एलिमेंट इस तरफ मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो देखें कि मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ए के भी बहुत सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं बहुत से एलिमेंट्स बी के साथ, यानी कि मैनी ए में से भी बहुत से एलिमेंट्स और बी में से भी बहुत से एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो ये देखें हमारे पास वही ए सेट है 1 2, बी सेट है ए बी। तो देखें कि 1 जो है वो ए के साथ भी है और 1 बी के साथ भी है, 2 जो है वो ए के साथ भी है, 2 जो है बी के साथ भी है। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, 1 ए के साथ, 1 बी के साथ, 2 बी ए के साथ और 2 बी बी के साथ। तो ये कुछ टाइप्स थी हमारी। यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये एक एलिमेंट्स का पेयर होता है और ये एक स्पेशल ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लिखते हैं, जिसको हम ए कोमा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो ऑर्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ए की जगह पे बी को नहीं लिख सकते और बी की जगह पे ए को नहीं लिख सकते, यानी कि ए कोमा बी अगर हो तो वो बी कोमा ए के बराबर कभी भी नहीं होगा अगर आपका ए और बी बराबर नहीं है। अगर आपके ए और बी दोनों बराबर हैं, जिस तरह के 2 है, यानी ए भी 2 है बी भी 2 है, दोनों बराबर हैं, तो आप ये वाला 2 इस तरफ ले जाएं, ये वाला इस तरफ ले जाएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा। तो ये उसी वक्त बराबर होंगे जब आपका ए और बी जो है वो बराबर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर को इस्तेमाल करके ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 रियल लाइंस आपस में 90 के एंगल पर
जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखें, एक ये रियल लाइन है और एक ये रियल लाइन है, तो इनके जो इंटरसेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी में हम ऑर्डर्ड पेयर्स को एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास 3,2, तो ये वाला पॉइंट वहाँ पे बनेगा। हर ऑर्डर्ड पेयर के अगेंस्ट हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट मिलेगा और हर पॉइंट के अगेंस्ट हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताने के हो। ठीक है, अगर आपने -3,2 रिप्रेजेंट करना है, -3,2, तो ये इसका यहाँ पे ये ओरिजिन होता है। यहाँ पे जो दोनों लाइनें आपस में आके इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका ओरिजिन होता है, उसको ज़ीरो बोलते हैं। तो ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस होता है ये वाला। तो एक्स एक्सिस में भी आगे 2 तरह के एक्स होते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर आपका एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट होगा। अगर आपका एक्स एक्सिस जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो आपका ये कोऑर्डिनेट बनेगा। अगर आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। अगर आपका एक पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने मेन टॉपिक यानी कि फंक्शंस पर आ गए हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा गौर से समझना है इसकी डेफिनेशन को, कि ए फंक्शन एफ फ्राम अ सेट ए टू अ सेट बी। फंक्शन जो है वो हमेशा एक सेट से दूसरे सेट पर होता है, यानी कि सेट ए से सेट बी तक होता है। और ये क्या होता है, ये एक रूल होता है, ये एक असूल होता है, ऐसा रूल जो सेट ए के एक एलिमेंट को सेट बी के एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट पर मैप कर दे। ठीक है, यानी कि अगर आप सेट ए का कोई एक एलिमेंट लें तो वो अगर सेट बी के एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट पर मैप हो तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जो इसमें जो सेट ए होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, सेट बी जो सारा होता है सारे को हम को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, एक इसमें रेंज होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पूरा सेट ए जो होगा उसको हम डोमेन बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और सेट बी को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन, और सेट ए को डोमेन बोलते हैं। तो इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। फ़र्ज़ करेंगे ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -1 और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 9 और आप यहाँ पे लिख लें 10 लिख लें, एक यहाँ पे 10 लिख लें। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड किस तरह है, वो है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यानी कि फंक्शन हमें जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। यानी कि अगर आप कोई इसमें इनपुट डालेंगे, कोई एक्स की वैल्यू इसमें डालेंगे तो वो फंक्शन इसको क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। मीन्स कि आप फंक्शन को एक मशीन समझ सकते हैं कि फंक्शन एक मशीन की तरह है कि अगर आप मशीन में कोई इनपुट डालते हैं तो वो फंक्शन उस पर वो अप्लाई होता है तो वो एक आउटपुट हमें दे देता है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जो है ये फंक्शन है और ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है कि अगर हमने इसमें सेट ए से कोई वैल्यू उठाकर डाली तो वो उसको स्क्वायर कर देगा, यानी ये स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, ये एक्स क्यूब भी हो सकता था, एक्स की पावर 4 कुछ भी हो सकता था। फंक्शन दुनिया में बेबहा है, इन्फिनिट फंक्शंस हैं हमारे पास। तो देखें कि हमने सेट ए ये लिया, सेट बी ये लिया। अगर हम फंक्शन में एक्स की जगह पे, ठीक है, हमने जो एक्स की वैल्यू लेनी होती है ना वो सेट ए से लेनी होती है जिसको डोमेन बोलते हैं। एक्स की वैल्यू डोमेन से आती है तो 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आता है, तो 1 जो है वो 1 पे मैप हो जाएगा। 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 जो है 4 पे। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 9 पे। -1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये भी 1 पे मैप हो जाएगा। अब आप देखें कि हम एक एलिमेंट डाल रहे हैं और हमें एक ही आउटपुट मिल रही है, यानी कि ए का एक एलिमेंट लेते हैं और बी का हमें एक एलिमेंट मिलता है, तो ये एक फंक्शन है। अब देखें कि इसकी एक कंडीशन ये होती है फंक्शन की कि जो सेट ए है ना, जो सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उसके सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए, फिर वो फंक्शन बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बच गया सेट ए में तो हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि कभी भी इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आपने कोई इनपुट डाली ही नहीं तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगी। तो ये इनपुट्स होती हैं ये वाली, ये आपने मशीन में डालनी ही डालनी है।
ठीक है, ये आपने मशीन में डालनी ही डालनी है। तो इसका ये है कि आपके सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी नंबर पे मैप होने चाहिए। यहाँ से कोई भी एलिमेंट आपने नहीं छोड़ना। इधर आप एलिमेंट छोड़ सकते हैं, इधर आप हो सकता है आपने कोई इनपुट डाली हो, तो जिस तरह आपने ये देखें 1 डाला तो 1 नहीं आया, तो -1 भी डाला इसमें तो -1 की जगह भी 1 आया। तो ये 10 जो है वो कहीं पे मैप नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ जो है वो अगर कोई एलिमेंट बच जाए तो वो फंक्शन रहेगा, लेकिन इस तरफ कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये देखें f(1) 1 डाला तो 1 मिला, 2 डाला तो 4 मिला, इसी तरह हम चलते रहेंगे। तो यहाँ पे उसने लिखा है नोट के अगर 2 से ज़्यादा इनपुट्स, अगर एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स की सेम आउटपुट हो सकती है, जिस तरह इस केस में है कि 1 और -1 की इनपुट 1 थी, -1 थी और इसकी आउटपुट दोनों की सेम आ रही है, तो ऐसा हो सकता है फंक्शन पे। इसकी एक मिसाल देते थे कि अगर ये जो सेट है ना, ये वाला सेट, ये अगर हमारे पास हमारे पास बेटों का सेट है, ये वाला सेट बेटों का सेट है और ये वालिद का सेट है। इसमें बेटे हैं और इसमें वालिद हैं। तो देखेंगे 2 बेटे जो हैं वो कह सकते हैं कि हमारा एक वालिद है, यानी वो आपस में भाई हो सकते हैं। तो दोनों भाई कह सकते हैं कि हमारा जो 1 है वो वालिद है, एक वालिद है। लेकिन कभी भी इस तरह नहीं होगा कि 2 वालिद कहें कि हमारा एक बेटा है, या इस तरह कहें कि यानी कि इस तरफ से 2 जो एलिमेंट्स होंगे ना वो एक एलिमेंट में मैप नहीं हो सकते। इस तरफ से 2 एलिमेंट इस तरफ एक पे मैप हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ से यानी कि 2 बेटे जो हैं 2 बाप जो हैं वो ये नहीं कह सकते कि हमारा एक बेटा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो वो नेचुरली भी इसी तरह होता है, ठीक है, हमें पता है इस चीज़ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी एक एग्जांपल है कि फंक्शन दिया गया है x² + 4 f(x) और g(x) हमें एक और फंक्शन दिया गया है 1 - x²। तो f(2) हमने यानी कि फंक्शन में f(2) पुट करना है और यहाँ पे g(3) कर लें, यहाँ पे g(3) यानी इसमें आपने 2 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है f(2) और इसमें 3 पुट करके g(3) पुट कर वैल्यू फाइंड करनी। तो f(2) सिंपल, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर + 4, तो 4 + 4 8। f(3) भी ये मैंने एक एक्स्ट्रा फाइंड आउट कर दिया है, कोई मसला नहीं। तो इसमें 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 + 4 13। अब g में हमने 3 पुट करना है, तो 1 माइनस यहाँ पे x की जगह पे 3 का स्क्वायर, तो 1 - 9 = -8। अब हम डोमेन और रेंज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो सेट A है ये डोमेन है और ये सेट B जो है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। अब देखें कि कुछ एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इस सेट के कुछ एलिमेंट्स अगर मैप ना भी हों इस सेट के तो वो फंक्शन रहेगा, लेकिन इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट मैप नहीं हो रहा है, जिस तरह कि ये 2 नहीं मैप हो रहा, 5 नहीं मैप हो रहा है, तो कोई मसला नहीं, ये फंक्शन रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से कोई मतलब एलिमेंट बच गया, यानी कि ये मैंने आपको बताया था ना कि बेटों का सेट है ना ये वाला, तो कोई बेटा क्या ये कह सकता है कि मेरा कोई वालिद है ही नहीं, ठीक है, तो नहीं कह सकता। अगर वो कहेगा तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, यानी कि हर बेटे का कोई ना कोई इस तरफ वालिद होना चाहिए। लेकिन कोई एक वालिद ये चीज़ बोल सकता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, कि वो बे औलाद है, यानी ये वालिद का सेट है, ये बेटों का सेट है। तो एक बेटा जो है वो ये कभी भी नहीं कह सकता कि मेरा कोई वालिद नहीं है, यानी कि इधर बेटों को हमेशा कोई ना कोई वालिद मिलना चाहिए। और यहाँ पे जो वालिद है वो ये बोल सकता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, ठीक है। तो ये सेट सारा डोमेन का सेट है। ये पूरे सेट को हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन होंगे। लेकिन रेंज क्या होगी? रेंज वो होगी जिन एलिमेंट्स पर कोई मैप हो रहा होगा। जिस तरह के ये देखें 0 1 पर मैप हो रहा है तो रेंज में 1 आ जाएगा, 1 3 पे मैप हो जाएगा तो 3 आ रहा है, 2 4 पे 4, 3 6 पे तो 6, 4 7 पे तो 7। अब 2 और 5 किसी पे मैप नहीं हो रहे तो ये रेंज में भी नहीं आएंगे, ये कोड मेन में आएंगे। लेकिन रेंज अगर लिखनी है तो रेंज में हम सिर्फ सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जहाँ पे कोई बेटा ये बोल रहा है कि मेरा वो वालिद है, तो वालिद हम सिर्फ लिखेंगे जिसका कोई ना कोई बेटा है, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन एंड रेंज एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास f(x) है। तो कोई भी अगर पोलिनोमियल होगा तो पोलिनोमियल की हमेशा डोमेन और रेंज
हर रियल नंबर आप उसमें डाल भी सकते हैं और हमें रियल नंबर, डोमेन क्या होती है जो हम फंक्शन में डाल सकते हैं। तो देखें इसमें आप कोई भी रियल नंबर डाल देना तो फंक्शन ना तो अनडिफाइन होगा ना कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। हमने वो नंबर डालने होते हैं फंक्शन की डोमेन से जहाँ जिसके लिए ना तो फंक्शन अनडिफाइन हो और ना ही वो एक कम्प्लेक्स फंक्शन बने। तो देखें इसमें आप कोई भी दुनिया का रियल नंबर डाल लें तो ये कभी भी ना तो अनडिफाइन होगा, इन्फिनिटी की तरफ भी नहीं जाएगा और ना ही ये कम्प्लेक्स बनेगा। तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर आएंगे। तो जी ऑफ एक्स है 1/x-2। ये फंक्शन जो है ये पंगा करेगा। ये पंगा क्यों करेगा कि जब आप नीचे एक्स में डोमेन की वैल्यू 2 डालेंगे, रियल नंबर 2 डालेंगे तो ये नीचे 0 बनेगा, 2 - 2 0, तो 1/0 इन्फिनिटी मान जाएगा, तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे रियल नंबर डाल सकते हैं इसकी डोमेन में और 2 नहीं डाल सकते, तो 2 को हम सारे रियल नंबर में से 2 को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम 2 नहीं डाल सकते, बाकी सारे रियल नंबर डाल सकते हैं। बाकी इसकी रेंज जो है, रेंज इसकी आर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। रेंज क्या होती है, रेंज वो नंबर होता है जब हम किसी डोमेन के एलिमेंट को फंक्शन में डालते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है ना वो हम रेंज बोलते हैं उसको। तो नेक्स्ट हमारे पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन का सिंपल सा तरीका डोमेन फाइंड आउट करने का ये होता है कि आपने जो ऐसा एक्स डालना है कि नीचे स्क्वायर रूट के नीचे माइनस ना बने, फिर वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर नीचे माइनस बना तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ होती है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना होता है, यानी या तो वो 0 बने या फिर ग्रेटर देन 0 बने, क्योंकि हमने लेस देन 0 अगर बन गई, लेस देन 0 पे वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो देखें x-3 को अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ से क्या होगा कि x जो है वो हमारा, यानी आप x 3 से बड़ा और 3 के बराबर 3 अगर पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा ना, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है, तो ये अनडिफाइन तो ना हुआ, ना ही कम्प्लेक्स बना। तो आप इसकी डोमेन में हर रियल नंबर डाल सकते हैं जो कि 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा, और इसकी रेंज हमेशा फिर 0 या 0 से बड़ी ही आएगी, ठीक है। ये वाला फंक्शन है x+1 का स्क्वायर +2। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसकी डोमेन तो आर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर डाल दें, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो कोई भी रियल नंबर डालें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ओके रहेगा। तो रेंज इसकी हम कैसे फाइंड करेंगे, रेंज इसकी ये होती है कि ये वाली जो टर्म होती है इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो फिर दोनों तरफ +2 ऐड करें, ये +2 इस तरफ भी +2, तो ये चीज़ बनेगी। अब ये वाला फंक्शन हमारा बन गया QX, यानी कि रेंज इसकी जो होगी QX की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, यानी कि आप कोई छोटे से छोटा नंबर भी डालेंगे यहाँ पर तो 2 तो आएगा ही आएगा। 2 तो आपको मिनिमम 2 तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये +2 तो एक अलहदा ही सीन के साथ बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी रियल नंबर ग्रेटर देन 2 होंगे। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड फंक्शन। ए फंक्शन इज इवन इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एक फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है अगर वो सिमेट्रिक हो अबाउट वाई एक्सिस। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करें और आपको फंक्शन दोबारा मिल जाए तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होगा। अब इवन फंक्शन की मिसालें कौन सी हैं, एग्जांपल्स x², x⁴, cos x आर इवन फंक्शन। देखें कि जब आप इनके ग्राफ बनाएंगे तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं, यानी कि जिस तरह वाई एक्सिस के लेफ़्ट पे फंक्शन है उसी तरह का फंक्शन राइट पे भी हमें मिलेगा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जब इसमें आप x की जगह पे -x पुट करेंगे तो स्क्वायर पावर 4, पावर 6, पावर 8 अगर इवन पावर हो तो वो माइनस को ख़त्म कर देती है, तो -x का स्क्वायर भी x² के बराबर ही होता है, -x की पावर 4 भी x की पावर 4 के बराबर होती है। यानी आप इसको -x पुट करें तो आपको दोबारा वही फंक्शन मिल रहा है। तो ये फंक्शन क्या होंगे, ये इवन फंक्शन होंगे और ये सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस। ये देखें, ये मैंने y = x² का ग्राफ बनाया है, तो ये देखें ये हमारा पैराबोला बन रहा है। तो ये देखें ये सिमेट्रिक, ये हमारा वाई एक्सिस है ना ये वाला, तो जिस तरह का ये यहाँ तक फंक्शन है ये वाला, उसी तरह का वाई एक्सिस की दूसरी तरफ भी है, यानी जिस तरह का राइट साइड पे फंक्शन है उसी तरह का लेफ्ट साइड पे भी वाई के फंक्शन है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसी तरह y = x⁴, तो देखें कि ये वाला अगर फंक्शन आप देखें तो जिस तरह का ये फंक्शन है उसी तरह का y के लेफ्ट साइड पे भी ये फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन की एग्जांपल थी। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन ये होता है तो ये ओरिजिन के अबाउट जो हैं वो सिमेट्रिक होते हैं।
ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर फंक्शन में आप माइनस एक्स पुट करें तो आपको आंसर पर माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाए, एफ ऑफ एक्स ना मिले बल्कि माइनस एफ ऑफ एक्स मिले तो फंक्शन आपका क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। एक्स, एक्स की पावर 3, साइन एक्स, ये तीनों फंक्शन कौन से हैं, ऑड फंक्शन है। क्योंकि अगर देखें एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स पुट करें तो ये किसके बराबर होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। एक्स की पावर 3 की जगह पे आप, ये मैंने नीचे आपको करके भी दिखाए हैं, एक्स स्क्र में आपने माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स का स्क्र एक्स स्क्र के बराबर होगा, तो इवन फंक्शन। एक्स की पावर 3 में आप माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स की पावर, तो माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो 3, 5, 1, 7 तो वो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस एक्स की पावर 3 है तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। इसके ग्राफ ये देख लें, ये हमारा ये ऑड फंक्शन है एक, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो ये सिमेट्रिक, ये देखें जिस तरह का ये ग्राफ, ये ओरिजिन है हमारा ये वाला, जिस तरह का इस तरफ ग्राफ है ना उस तरह का ये देखें इस तरह नीचे की तरफ भी ग्राफ है, तो ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है। तो इसी तरह ये देख लें, ये जिस तरह का ग्राफ इस तरफ है उसी तरह का आपको ग्राफ ओरिजिन की दूसरी साइड पे भी मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन के, कोई आपके पास किसान है, उसके पास कोई उसने बाड़ लगानी है, फेंसिंग करनी है किसी रेक्टेंगुलर खेत की, ठीक है। कोई खेत है, उस फार्मर ने उसकी फेंसिंग करनी है और वो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसकी एक साइड एक्स है, ठीक है। तो टोटल उसके पास जो फेंसिंग है ना वो 100 मीटर है, टोटल फेंसिंग 100 मीटर है और उसने रेक्टेंगुलर शेप में जो हमारा खेत है उसकी फेंसिंग करनी है। तो हमने लेट किया है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, खेत है, उसकी विड्थ जो है वो एक्स है। तो देखेंगे अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर उसने ये दो साइड्स को बनाना है, दो साइड्स पे फेंसिंग लगानी है, तो टोटल 100 है, तो 100 में से 2x उसने इस्तेमाल कर ली, तो ये हमारे पास 100 माइनस 2x आ गई। अब लेंथ भी दो हैं, लेंथ भी दो होती हैं, ये दो अगर विड्थ हैं तो दो लेंथ होती हैं रेक्टेंगल की। तो टोटल लेंथ ये थी, तो उसमें से आधी लेंथ इस साइड वाली होगी और आधी लेंथ इस साइड वाली होगी, तो 50 माइनस एक्स ये हो जाएगी और 50 माइनस एक्स ये हो जाएगी। तो इसका एरिया फिर क्या होगा, एरिया होता है विड्थ इंटू लेंथ, तो विड्थ एक्स है हमने लेट की और एक साइड की जो लेंथ है वो है 50 माइनस एक्स, तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस फंक्शन की हमने डोमेन बतानी है, तो ये डोमेन जो है वो यानी x हमारा छोटा होना चाहिए 50 से, क्योंकि देखें अगर हम इसको 50-50 से x को 50-50 दोनों को 50 रखेंगे तो ये देखें ये तो सिर्फ फिर हमें दो साइड्स पर फेंसिंग लगेगी, ये दो साइड्स तो हमें मिलेंगी नहीं। तो यानी इसका मतलब ये है, क्या हम इसको 51 रख सकते हैं, 51 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि ये दो साइड्स ही 102 बन जाएंगी, तो 102 तो हमारे पास टोटल फेंसिंग है ही नहीं, तो 100 है टोटल। तो इसका मतलब ये है कि x हमारा 50 से छोटा होना चाहिए और x जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, क्योंकि जो लेंथ होती है या डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।